साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के दूसरे भाग में। जैसा कि पिछले भाग में हम आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के 5 भाग का पहला भाग आरसीएम क्या है के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे और सीखे थे, और आज हम लोग ये बातचीत करने वाले हैं कि आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान का दूसरा भाग क्या है और उसको हम कैसे दिखाएंगे। तो दूसरा भाग है ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम बिजनेस में अंतर। हमें पुराने बाजार और आरसीएम में अंतर दिखाना होता है दूसरे पार्ट में। तो आइए हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको सीखते हैं। यस सर, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। जब हम इसको जान जाएंगे तो आरसीएम बिजनेस को भी हम समझ पाएंगे। इसमें क्या है, पुराने बाज़ार में हम लोग कस्टमर होते हैं। कस्टमर होने के नाते रिटेलर से सामान लेते हैं, रिटेलर उसी सामान को होलसेलर से, होलसेलर उसी सामान को डीलर से, डीलर उसी सामान को एजेंसी से लेके आते हैं, और एजेंसी उसी सामान को कंपनी से लेके आती है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये ऐसे काम करता है। ठीक है। अब इसमें कोई भी वस्तु 40 रुपये की बनती है, 10 रुपया अगर फ़ायदा कंपनी रखती है, 50 रुपये का बना देती है। इसके बाद कंपनी अपने सामान को बेचने के लिए पुराने बाज़ार में जो सबसे अहम काम करती है वो है प्रचार। बिना प्रचार का इस बाज़ार में सामान बिकता नहीं है, प्रचार करवाना ही इनको पड़ता है। तो 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इस पे विचार किया और पाया कि यहाँ पे जो भी वस्तु बनती है, जितने की उसका आधा पैसा प्रचार में ये लोग ले लेते हैं। तो प्रचार में जब नामी ग्रामी लोगों को आधा पैसा दिया जाता है तो क्या ये पैसा कंपनी इस पे नहीं रखेगी, इस पे रख देती है 50%, यानी 25 रुपया ये भी बढ़ गया। इसके बाद जब यहाँ से सामान मार्केट में उतरता है तो 10% ही सही ये सारे लोग भी लेते हैं, लेकिन ये जो रिटेलर होता है इसको अधिक पैसा चाहिए, वो 20% मुनाफा लेता है। उसको ज़्यादा मिलेगा, जो छोटा दुकानदार है, फुटकर विक्रेता, तभी वो सामान को बेच पाएगा। तो जो सामान यहाँ पे 50 रुपये का बना था, ये 50% बिचौलियों में बांटते हुए अब इसकी कीमत हो गई है 100 रुपये की, और कंपनी की मजबूरी है ये 100 रुपये की छाप लगाती है, और 100 रुपये की छाप लगाती है, और कस्टमर इसको 100 रुपया में खरीदता है। सवाल ये है कि आपके जेब से 100 रुपया जो निकले हैं वो 100 रुपया कहाँ गए हैं बीच में, और उसका वास्तविक मूल्य कितना है 50 रुपया। तो उसका जो 50 रुपया जो एक्स्ट्रा गया वो कहाँ गया, बीच में। इन बीच के लोगों को कहा जाता है मिडिल मैन, मिडिल मैन। दूसरा, इन लोगों की वजह से क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। उन लोगों ने जब विचार किया तो पाया कि इन लोगों की वजह से क्वालिटी बढ़ती नहीं बल्कि क्वालिटी घट जाती है। क्यों? क्योंकि ये महंगा भी करते हैं और मिलावटी का भी काम ये लोग करते हैं। तो कस्टमर को महंगा भी मिल रहा है, मिलावटी भी मिल रहा है, और कस्टमर का आय यहाँ पे कितना है, कस्टमर का आय है 0%। कस्टमर को यहाँ कुछ नहीं मिलता। इस चीज़ को ध्यान में रख करके इस मार्केट की अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही एक व्यवस्था का निर्माण किया गया। उन लोगों ने कंपनी को अलग रखा और कस्टमर को अलग रखा। उन लोगों ने देखा कि यदि बीच में पहुँचाने वाले लोग नहीं रहेंगे तो सामान जाएगा कैसे। इसके लिए उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम दिया PUC, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सेंटर। उन लोगों ने कहा कि हम कुछ दूर तक सामान पहुंचाएंगे और कस्टमर इस सामान को खरीदने के लिए कुछ दूर तक आएगा। कस्टमर क्यों आएगा? क्योंकि कस्टमर को यहाँ पे महंगाई से बचेगा और नकली से बचेगा, नुकसान से बचेगा, तो ये आएगा। और इसको विदेशों में DSM के नाम से जाना जाता है और अपने देश में इसको आरसीएम के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी 40 रुपये का सामान बनेगा, 10 रुपया फ़ायदा रख के कंपनी 50 रुपये का सामान बनाएगी और इस पर 100 रुपये का ही छाप लगा देगी।
लेकिन बीच में जो 50 रुपया जा रहा था, ये 50 रुपया यहाँ बच जाता है। कंपनी कहती है कि हम यहाँ कंपनी से लेके पीयूसी तक जो पहुँचा रहे हैं, इसका ट्रांसपोर्टिंग खर्च हम 5% लेंगे। तो इसमें बचेगा कितना? 45% पैसा बच जाएगा जो मिडिल मैन में जाता था। और ये जब 45% जो बटेगा, इसको कस्टमर को एक सिस्टमेटिक तरीके से बांट दिया जाएगा। जब कस्टमर को बांटा जाएगा तो कस्टमर को रेट वेट और क्वालिटी के हिसाब से सामान सस्ता पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, कस्टमर को 100% शुद्ध सामान मिलेगा। तीसरी चीज़, 45% पैसा आय के रूप में हम कमा सकते हैं यहाँ से, जो बीच के लोग करते हैं। तो ये जो 45% है, इसको 10% से लेके 32% आरसीएम परफॉर्मेंस बोनस के रूप में बांट देती है। 3% से 8% रॉयल्टी बोनस के रूप में कंपनी बांटती है। 1% से लेकर के 5% टेक्निकल बोनस के रूप में बांटती है। साथियों, ये रहा मार्केटिंग प्लान का दूसरा भाग, और ये हमको दिखाना होता है। आशा करते हैं कि मार्केटिंग प्लान के दूसरे भाग को भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाए हैं और समझ पाए हैं। आप इसका रट्टा मारिए, इसको सीखिए। बिना मार्केटिंग प्लान का इस बिजनेस में सफल होना उतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का पश्चिम में उदय होना। तो साथियों, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं मार्केटिंग प्लान के अगले भाग में, तीसरे भाग में, जिस पे चर्चा होगी। तब तक इस वीडियो को आप देखिए, अपने टीम के साथ शेयर करिए, ताकि आपकी टीम भी इस मार्केटिंग प्लान को सीख सके। तो आपसे विदा लेंगे। आपसे विदा लेते हुए साथ में मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं और आपको ये प्लान सीखने की प्रक्रिया अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जो अपलोड की जाए वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि स्वतः ही आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आरसीएम। आपका दिल से बहुत बहुत आभार।